Hey guys, today in this class I will cover all the concepts of microeconomics, mathematical microeconomics, consumer, producer, game theories, welfare economics, every concept of microeconomics I will cover in this video. So our first topic is cardinal utility given by Marshall, जहाँ पर एक रैशनल पर्सन अपनी गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी को ऐड कर सकता है और मनी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है और गुड्स के ऊपर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ लागू होता है जिसको गोशन के फर्स्ट लॉ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होती है अदर गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी से और यूटिलिटी को मेजर करने के लिए इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है जिसको हिंदी में कहते हैं आत्म मनन। और यहाँ पर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जिसको गोशन के सेकंड लॉ के नाम से जाना जाता है, जहाँ मनी से मिलने वाली MU गुड से मिलने वाली MUX डिवाइड बाई प्राइस ऑफ X के बराबर हो जाती है और यहाँ पर मनी को एज ए यूटिलिटी मेजरमेंट के टूल के रूप में यूज़ किया जाता है और मनी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 1 यूनिट ऑफ यूटिलिटी के बराबर होती है, जिसके कारण जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स होता है वही उस गुड्स का प्राइस होता है दोस्तों। और यहाँ पर अगर ये मेरा X एक्सिस है, यहाँ पर ये मेरी गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी है जिस पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ लागू होता है और यहाँ पर मेरी मनी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है और जब दोनों एक दूसरे से टच करती हैं, जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, वहाँ पर गुड्स के प्राइस डिटरमाइन होते हैं और एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। और यहाँ पर जो समेशन ऑफ MU होता है वो टोटल यूटिलिटी के बराबर होता है। जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, उसके नेगेटिव होने पर यह घटने स्टार्ट हो जाएगी और जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है उस पॉइंट पर हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है। और मार्शल के द्वारा दिए गए इस कंसेप्ट के अंदर जो इसका डिमांड कर्व होगा वो हिक्स और सलस्की के द्वारा जो आगे हम कंसेप्ट रिवाइज करेंगे उनसे ज़्यादा फ्लैटर और इलास्टिक होता है, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने केवल और केवल प्राइस इफेक्ट को ही शो किया है और नॉट एबल टू एक्सप्लेन द गिवन पैराडॉक्स इन यूटिलिटी थ्योरी। दोस्तों कि मार्शल ने गिवन पैराडॉक्स को समझाने में, उसको बताने में यह जो सिद्धांत है वो सही साबित नहीं हो पाया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑर्डिनल या रैंक थ्योरी, जिसको आप इंडिफरेंस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिक्स और एलन के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है केवल उन्हीं को मैं रिवाइज करूँगा जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो IC इंडिफरेंस कर्व हमारा कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, जो कि हमारा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। और हाई सी हमारा डाउनवर्ड होता है बिकॉज ऑफ मोनोटोनोसिटी, मोर इज बेटर। उसके बाद दोस्तों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब हमारी X गुड के प्राइस कम हो जाते हैं तो वह Y गुड से रिलेटिवली चीप हो जाती है, जिसके कारण कंज्यूमर X गुड को ज़्यादा खरीदना पसंद करता है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सभी गुड्स के केस के अंदर नेगेटिव होता है। और इनकम इफेक्ट दोस्तों की वैन प्राइस चेंज हो जाता है किसी भी गुड्स का तो कंज्यूमर्स की रियल इनकम या उसकी परचेजिंग पावर भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की गुड को अगर हम कंसीडर करें, नॉर्मल, गिवन और इन्फीरियर गुड, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सभी में नेगेटिव होगा और नॉर्मल गुड के केस के कारण अंदर इनकम इफेक्ट हमारा पॉजिटिव होगा और बाकी दोनों ही गुड्स के अंदर गिवन और इन्फीरियर के अंदर इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव होता है। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम गिवन या इन्फीरियर गुड्स को खरीदना पसंद नहीं करते और नॉर्मल गुड्स का और इन्फीरियर गुड का जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब इनका डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप होगा और दूसरी तरफ गिवन गुड का जो डिमांड कर्व होगा वो पॉजिटिवली स्लोप होता है, जहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है गिवन गुड्स के अंदर दोस्तों वो लेस देन होता है। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होता है लेस देन इनकम इफेक्ट और जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू इनकम इफेक्ट, जिसके कारण इन्फीरियर गुड का डिमांड करो नेगेटिव स्लोप होता है और गिवन गुड का डिमांड करो पॉजिटिव स्लोप होता है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सभी इन्फीरियर जो वस्तुएं होती हैं, ये सभी अगर इन्फीरियर वस्तुएं हैं तो इनके अंदर बेसिकली गिवन वस्तुएं होती हैं। तो हमारे यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि सभी गिवन वस्तुएं इन्फीरियर वस्तुएं होती हैं लेकिन सभी इन्फीरियर गिवन नहीं होती। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझने में आ जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारा जो बजट लाइन है,
सबसे पहला हमारा जो सबसे बड़ा सेट आता है दैट इज कंजप्शन सेट, जिसमें सभी प्रकार के बंडल आते हैं। उसके बाद आता है हमारा बजट सेट, और बजट सेट के अंदर आते हैं हमारे लेवल सेट, जहां पर हम कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम को गिवन गुड्स के ऊपर खर्च कर देता है। और यह बेसिकली हमारी बजट लाइन का इक्वेशन है। और यह जो एक बजट सेट है दोस्तों एक बाउंड सेट है। और उसके बाद में अगर हम बजट लाइन की इक्वेशंस की बात करें तो x2 इक्वल टू m बाई P2 माइनस P1 बाई P2, और यहाँ पर P1 बाई P2 दोस्तों हमारी बजट लाइन का स्लोप होगा। और जब बजट लाइन का स्लोप और IC का स्लोप एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो वहाँ पर कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी को प्राप्त करता है। उसके बाद दोस्तों एक और मज़ेदार कंसेप्ट आता है कि जब हमारा इंडिफरेंस कर्व गोलेकार का होता है, बिकॉज यहाँ तक एक्स गुड बेसिकली एक गुड है, लेकिन एक लिमिट के बाद जो गुड होती है जहाँ पर हमारी यूटिलिटी बढ़ती जाती है, एक लिमिट के बाद वो गुड बैड बन जाती है। और जब दोनों ही गुड बैड होती हों, जो दोनों ही वस्तुएं जब बैड होती हों और हमारी यूटिलिटी उनको कंज्यूम करने पर गिरती हो, उस केस के अंदर हमारा जो IC होगा वो ओरिजिन से कनकेव होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब दोनों ही गुड बैड क्वालिटी की हो या उनको कंज्यूम करने पर हमारी यूटिलिटी डिक्रीज होती हो, तो उस केस में हमारा जो IC बनेगा वो कनकेव टू द ओरिजिन होगा। उसके बाद हमारा लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम कहता है कि यदि इनकम और डिमांड सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, कि इनकम बढ़ने पर हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है, तो 100% यह चांसेस होंगे कि डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा जब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट होती हो। तो अभी दोस्तों हम मार्शल, हिक्स और स्लस्की के द्वारा दिए गए डिमांड कर्व के कंसेप्ट में डिफरेंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो मार्शल ने बेसिकली केवल प्राइस इफेक्ट को बताया है, हिक्स ने कंपनसेटेड डिमांड कर्व का कंसेप्ट दिया है, जहां पर उन्होंने केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दर्शाने का प्रयास किया है, जिसके अनुसार जो इनका जो कंपनसेटेड डिमांड कर्व होगा वो स्टीपर होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल डिमांड कर्व। और जो स्लस्की ने बेसिकली प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज करने का कार्य किया है। उसके बाद मार्शल ने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के बारे में तो बताया है, लेकिन वो कांस्टेंट होगी या नहीं होगी उसके बारे में नहीं बताया। दूसरी तरफ हिक्स यूटिलिटी को कीप कांस्टेंट रखने का प्रयास करता है जब उसके प्राइस में चेंज होता है। और स्लस्की ने बेसिकली सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट के बीच में लिंक को दर्शाने का प्रयास किया है। और यदि दोस्तों हम बात करें डिमांड कर्व के फ्लैटनेस या स्टीपनेस की, तो सबसे बड़ा या सबसे इलास्टिक जो डिमांड कर्व होता है वो मार्शल का होता है। यह हमारा मार्शल का डिमांड कर्व है। उसके बाद हमारा यह हमारा स्लस्की का डिमांड कर्व होगा और ये मेरा हिक्स का डिमांड कर्व होगा। तो इसका मतलब सबसे इलास्टिक डिमांड कर्व होगा मार्शल का, उसके बाद स्लस्की और उसके बाद आता है हमारा हिक्स। बिकॉज मार्शल दोस्तों ना तो कि सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट में डिफरेंस नहीं बताता, और स्लस्की बेसिकली इफेक्ट बताता है, लेकिन उसका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो हिक्स के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके कारण स्लस्की का डिमांड कर्व ज़्यादा फ्लैटर होगा एज कंपेयर टू हिक्स। तो ये भी। उसके बाद दोस्तों प्राइस चेंज होने पर हिक्स और स्लस्की के द्वारा अलग अलग ढंग से अपने कंसेप्ट को बताने का प्रयास किया गया है। हिक्स कहता है कि प्राइस चेंज होने पर हमें कीप सेम यूटिलिटी लेवल पे रहना चाहिए, और स्लस्की कहता है कीप रियल इनकम सेम। और जिसके लिए जो हिक्स है केवल 2 ICs का यूज़ करता है और स्लस्की 3 ICs के द्वारा इस कंसेप्ट को बताने का प्रयास करता है, जिसको हम बात समझने का प्रयास करते हैं कि स्टार्टिंग में यदि यह मेरी बजट लाइन है और यहाँ पर मेरी IC उसको टच करती है, और जैसे ही प्राइस चेंज होता है, एक्स गुड के प्राइस कम होते हैं दोस्तों, तो मेरी बजट लाइन का स्लोप चेंज हो जाएगा और यहाँ पर मैं ज़्यादा गुड्स परचेज करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन यदि यहाँ पर मुझे कंपनसेटेड इफेक्ट या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बताना है, तो मैं क्या करूँगा, जो प्राइस बढ़ने से, प्राइस कम होने से जो मेरी रियल इनकम दोस्तों बढ़ गई है, उस इनकम को मैं वापस ले लूँगा, जिसके कारण मेरा जो बजट लाइन होगी वो पैरेलली शिफ्ट हो जाएगी और हिक्स के अकॉर्डिंग मैं सेम यूटिलिटी लेवल पर वापस आ जाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाता है, पहले इतनी गुड्स परचेज कर रहा था, एक्स की ज़्यादा गुड्स परचेज कर रहा है, और इसको आप कहते हैं दोस्तों CV, कंपनसेशन इफेक्ट दोस्तों। जब प्राइस हमारा डिक्रीज होता है तो हम सेम यूटिलिटी लेवल पर वापस आ जाते हैं। तो ये बेसिकली हिक्स का कंसेप्ट है। उसके बाद इसी कंसेप्ट को दोस्तों स्लस्की किस प्रकार से बताता है उसको आप देखते हैं। जैसे ये मेरा स्टार्टिंग का बजट लाइन है, उसके बाद जैसे ही प्राइस मेरा कम हुआ एक्स गुड का, तो मैं ज़्यादा गुड्स खरीदूंगा। लेकिन यहाँ पर स्लस्की क्या कहता है,
सलस्टकी कहता है कि मैं वापस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाने के लिए, या मेरी यूटिलिटी लेवल की बात नहीं करता है, वो बात करता है कि मैं इस सेम बंडल को वापस ले पाता हूँ या नहीं ले पाता, जिसके कारण उसका जो बजट लाइन शिफ्टिंग होगी दोस्तों, वो जो पहले वाला इनिशियल बंडल था उससे गुजर के जाएगी और एक नया आईसी वो बनाएगा। इस नए आईसी पर दोस्तों उसकी यहाँ से इस पॉइंट पर उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाया जाएगा, जिसके कारण जो हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो सलस्टकी वाले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से छोटा होता है। तो ये दो मेजर डिफरेंस है हिग्स और सलस्टकी के अंदर, कि हिग्स अपनी यूटिलिटी लेवल को सेम रखता है और सलस्टकी कीप रियल इनकम सेम, कि वो उसी बंडल को वापस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा। तो अभी दोस्तों हम कंज्यूमर थ्योरी के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, कंपनसेंट वेरिएशन और इक्विवेलेंट वेरिएशन, प्राइस डिक्रीज और प्राइस इंक्रीज दोनों ही केस के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस डिक्रीज का केस। स्टार्टिंग में हम इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम पे हैं और जैसे ही एक्स गुड के प्राइस कम होते हैं तो हमारी बजट लाइन का स्लोप चेंज हो जाता है और हम नए इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाते हैं। तो सीवी का मतलब होता है कि हम किस प्रकार से इस जो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई है दोस्तों उसको कम कर कर हम वापस उसी यूटिलिटी लेवल पर वापस आ जाएं, जिसके कारण मेरा जो बजट लाइन का स्लोप होगा वो पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा, जो बताता है कि प्राइस चेंज नहीं हुआ है, हमने अपनी रियल जो इनकम है उसको वापस ले लिया है, जिसके कारण यह जो इफेक्ट होगा दोस्तों वो सीवी कहलाएगा। दैट इज बेसिकली कंपनसेशन वेरिएशन, जो कंज्यूमर को उसके सेम उसी यूटिलिटी लेवल पर वापस ले आता है। दूसरी तरफ इक्विवेलेंट वेरिएशन होता है कि जहां पर कंज्यूमर जो नया इक्विलिब्रियम लेवल प्राप्त करता है प्राइस चेंज होने के बाद वो उसी पर बने रहना पसंद करता है। जहां पर स्टार्टिंग में ये अगर हमारा दोस्तों इक्विलिब्रियम लेवल है, जैसे ही एक्स गुड का प्राइस हमारा कम होता है तो हम नए इक्विलिब्रियम लेवल पे आते हैं। तो अब इक्विवेलेंट या फिर सीवी का मतलब होता है दोस्तों कि हम कंज्यूमर को कितना पैसा दें ताकि वह नए जो इक्विलिब्रियम लेवल है उस पर बना रहे, जिसके लिए वो क्या करता है, इस पुराने वाले बजट लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करता है जो कि हमारा जो न्यू आईसी कर्व है दोस्तों उसको स्पर्श करेगी, जहां पर यहाँ पर उसका इक्विलिब्रियम स्थापित होगा। तो ये जो वेरिएशन होगा दोस्तों उसको आप कहते हैं इक्विवेलेंट, जहां पर कंज्यूमर नए जो उसका हायर जो आईसी है उस पर बने रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो इस केस के अंदर दोस्तों जब प्राइस डिक्रीज होता है तो जो हमारा सीवी होता है वो लेस देन होता है ईवी से, बिकॉज इक्विवेलेंट वेरिएशन हायर आईसी के ऊपर अपने आप को बनाने का प्रयास करता है। उसके बाद दोस्तों जो प्राइस इंक्रीज की सिचुएशन होती है उसमें यहाँ पर कंसेप्ट बदल जाता है कि स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम पे हैं दोस्तों, और जैसे ही एक्स गुड के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हमारा जो बजट लाइन है वो पीछे की तरफ खिसक जाएगा और यहाँ पर हमारा न्यू इक्विलिब्रियम आएगा। तो अब कंज्यूमर क्या करता है, अपने पुराने वाले इक्विलिब्रियम लेवल पर बने रहने के लिए, अपनी पुरानी यूटिलिटी को वापस लेने के लिए प्राइस में एडजस्टमेंट, इनकम में एडजस्टमेंट करता है, जिसके कारण वो अपनी बजट लाइन को शिफ्ट करता है और जो उसका पुराना आईसी था दोस्तों, जो इनिशियल आईसी था उसको इस पॉइंट के ऊपर टच करता है। तो यहाँ पर ये जो होगा दोस्तों वो कहलाएगा हमारा इक्विवेलेंट वेरिएशन, कि इनकम में एडजस्टमेंट कर कर हम अपने सेम यूटिलिटी लेवल पर बने रहें अकॉर्डिंग टू हिग्स। और उसके बाद दूसरी ओर जो इक्विवेलेंट वेरिएशन होगा प्राइस इंक्रीज के केस में, कि स्टार्टिंग में हम दोस्तों इस पॉइंट पे थे, उसके बाद प्राइस इंक्रीज होने पर हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो गई और हम इस पॉइंट पे आ गए। अब यहाँ पर जो कंज्यूमर होगा वो क्या करेगा, वो नया जो यूटिलिटी लेवल है उस पर ही बना रहना पसंद करता है, जिसके कारण वो एक लाइन शिफ्ट करता है और इस पुराने नए वाले आईसी को यहाँ पर टच करता है दोस्तों। तो ये हो जाता है हमारा इक्विवेलेंट वेरिएशन। और प्राइस इंक्रीज के केस में हमारा सीवी ग्रेटर देन होता है ईवी से, बिकॉज सीवी हायर यूटिलिटी लेवल पे रहता है एज कंपेयर टू इक्विवेलेंट वेरिएशन दोस्तों। तो ये इन दोनों ही कंसेप्ट के बीच में मेजर डिफरेंस थे। आई होप आपको ये दोनों ही कंसेप्ट काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कि जब हमारा आइस जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो अल शेप का हो जाता है इन केस ऑफ कंपोजिट गुड्स दोस्तों। तो उस केस में हम दोनों ही गुड्स की मिनिमम क्वांटिटी लेना पसंद करते हैं, या मैं कहूं कि दोनों में से किसी एक की मिनिमम क्वांटिटी, अगर मान लो इसकी 5 क्वांटिटी होती है दोस्तों और इसकी 9, तो हम बेसिकली जोड़े में वस्तुएं लेना पसंद करते हैं, तो इसकी भी दोस्तों हम मिनिमम 5 ही लेंगे। सो जहां पर हमारी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है,
और हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर दोस्तों मेरा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो इक्वल टू 0 होता है, और वर्टिकल लाइन के ऊपर मेरा MRS इनफाइनाइट हो जाता है। और उसके बाद में यदि मेरा इंडिफरेंस कराओ स्ट्रेट लाइन होता है तो इस केस में मेरा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों इनफाइनाइट होता है। लेकिन यहाँ पर भी कॉर्नर सॉल्यूशन मिल सकता है कि यदि प्राइस ऑफ X1 दोस्तों अगर सस्ते हैं तो हम सारी की सारी X1 वस्तुएं लेना पसंद करेंगे। अगर X2 का प्राइस सस्ता है तो हम सारी की सारी X2 वस्तुएं लेना पसंद करेंगे, बिकॉज दोनों ही गुड्स से हमें सेम यूटिलिटी मिलती है। और अगर दोनों वस्तुओं के प्राइस दोस्तों सेम है और दोनों सब्स्टिट्यूट वस्तुएं हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो इस केस में दोस्तों इस पूरी की पूरी बजट लाइन के ऊपर हम कहीं पर भी बंडल को परचेज कर सकते हैं, दोनों के कोई भी कॉम्बिनेशन को हम ले सकते हैं। उसके बाद हमारा एक अलग कंसेप्ट आता है कॉर्नर सॉल्यूशन। तो कॉर्नर सॉल्यूशन के केस के अंदर दोस्तों पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि कॉर्नर सॉल्यूशन जब होता है तो हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, जो कि हमारा IC का स्लोप होता है, और बजट लाइन का स्लोप एक दूसरे के बराबर नहीं होते, ये आपको बात ध्यान रखनी है। या फिर हमारा जो बजट लाइन का स्लोप होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है हमारे IC के स्लोप से। उसके बाद दोस्तों यदि हमारा प्राइस कंजप्शन कर्व हॉरिजेंटल होता हो, कुछ इस प्रकार से होता हो कि जैसे जैसे X गुड के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इस केस के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो इक्वल टू 1 होती है कि जितना गुड्स के प्राइस में चेंज हो रहा है उसी रेट पर हम क्वांटिटी को खरीदते जा रहे हैं। और यदि मेरा प्राइस कंजप्शन कराओ दोस्तों डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इनकम कंजप्शन कर्व के बारे में बताया गया है कि जैसे मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं X गुड का कंजप्शन करने की बजाय Y गुड का ज़्यादा करता हूँ और X को कम कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरी X गुड इन्फीरियर हो जाती है और Y गुड मेरी नॉर्मल हो जाती है। और नॉर्मल गुड के केस के अंदर एंजल कर्व पॉजिटिव स्लोप होता है, और इन्फीरियर गुड्स के केस के अंदर एंजल कर्व हमारा नेगेटिवली स्लोप होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला कंसेप्ट आता है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जो कि सैमुअल्सन के द्वारा दी गई थी। और जो हमारी इंडिफरेंस कर्व थ्योरी है दोस्तों वो वीक ऑर्डर पे आधारित है, भी कंज्यूमर इंडिफरेंस है कि कौन सा मंडल लूँ कौन सा ना लूँ। और दूसरी तरफ रिवील्ड प्रेफरेंस स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस को लेके चलती है, और यहाँ पर पर्सन रैशनल होता है और यहाँ पर केवल नॉर्मल गुड को ही कंसिडर किया जाता है, और जहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है। और यहाँ पर 2 प्रकार के एक्सियम होते हैं, वीक एक्सियम और स्ट्रोक एक्सियम। और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इलास्टिसिटी का, जिसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड की कंसेप्ट की बात करें दोस्तों, तो जिस डायरेक्शन में प्राइस और एक्सपेंडिचर अगर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है और उसमें टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाती है। इसका मतलब प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आता है और इसका इफेक्ट हमें टोटल एक्सपेंडिचर पर देखने को मिलता है। और अगर दोस्तों प्राइस चेंज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट बना रहता है, तो वहाँ पर मेरी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। और यह दोस्तों मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है, और यह फॉर्मूला है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यह फॉर्मूला है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड दोस्तों। और इलास्टिसिटी इक्वल टू होती है हमारी एवरेज रिवेन्यू डिवाइड बाय AR माइनस MR, जिसको आप रिवेन्यू मेथड भी कहते हैं। और मेरा मार्जिनल रिवेन्यू का जो स्लोप होता है वो डबल होता है AR के स्लोप से, या दूसरी भाषा में कहूँ तो मेरा जो AR का स्लोप होता है वो हाफ होता है MR के स्लोप से। और यहाँ पर जब मेरा MR 0 हो जाता है तो वहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, और जब मेरा MR पॉजिटिव रहता है तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 रहती है। और जो मोनोपोली होती है या फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है दोस्तों, वहाँ पर जो प्राइस डिसाइड होता है वो उस पॉइंट पर होता है जहाँ पर मेरी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती हो और मेरी MR पॉजिटिव होती हो। तो ऐसा भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद कंसेप्ट आते हैं हमारे नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज से। तो एक्सटर्नलिटीज 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति के खुद के द्वारा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैपन नहीं की जाती, बाहर से कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसकी यूटिलिटी को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कंसेप्ट है बैड वॉगन इफेक्ट, जो कि पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं कि आई विल बाय बिकॉज
बिकॉज जिस चीज़ को मैं खरीदूंगा, बिकॉज अदर बाय इट, भी और ले रहे हैं तो मैं भी लूंगा, और यहाँ पर डिमांड करो मोर इलास्टिक होगा। दूसरा स्नोब इफेक्ट होता है जो कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को पैदा करता है। कंज्यूमर विश करता है टू ओवन ए एक्सक्लूसिव या यूनिक गुड्स, भी ऐसी गुड्स को लेना पसंद करता है कि जो यूनिक हो, एक्सक्लूसिव हो। तो यहाँ पर मेरा जो डिमांड करो होगा वो नेगेटिव होगा और स्टीपर भी होगा दोस्तों। और उसके अलावा जो वेबलन गुड्स होती हैं वो तभी लोग खरीदना पसंद करते हैं जब उसके गुड्स के प्राइस महंगे होते हैं। जैसे सोना चांदी है, तो सोने के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो लोग ज़्यादा उसको खरीदना पसंद करेंगे, बिकॉज उसकी क्योंकि अगर आप उस चीज़ को खरीदोगे तो आपको व्यक्ति ज़्यादा, आपकी वैल्यू समाज में बढ़ जाएगी इस प्रकार से। और एक बात ध्यान देने वाली है कि जो वेबलन गुड्स होती है उसका डिमांड करो पॉजिटिव तो होता है, लेकिन वो गिवन वस्तुएं नहीं होती, बिकॉज गिवन वस्तुओं का भी जो डिमांड करो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन गिवन वस्तुएं दोस्तों इन्फीरियर होती हैं, घटिया क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं। इसके अलावा एक टैबू इफेक्ट होता है। टैबू इफेक्ट का मतलब होता है कि तू नहीं लेगा तो मैं भी नहीं लूंगा दोस्तों। तो ये भी एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अभी दोस्तों हम एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर के कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, जो किसी फंक्शन को सब्जेक्ट टू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि यूटिलिटी एक फंक्शन है जहाँ पर x1 और x2 दो गुड्स दी गई हैं, जहाँ पर प्राइस ऑफ x1 है 1 और प्राइस ऑफ x2 है 2 रुपये, और यहाँ पर जो मेरा बजट है वो k है। और इस फंक्शन को दोस्तों मैं अगर यहाँ पर रखता हूँ, दैट इज़ बेसिकली x1 इंटू x2 माइनस लेमडा। लेमडा होता है दोस्तों मेरा लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मेरा जो कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या होगा दोस्तों, मेरा बजट होगा। बजट क्या होगा इसका, P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल टू k होगा दोस्तों। तो ये मेरा अगर बजट है तो मैं क्या करूँगा, बजट को ही हम कहते हैं कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पर मैं जो मेरा मल्टीप्लायर होगा, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर होगा, उसको मैं मेरे कंस्ट्रेंट से मल्टीप्लाई करा दूंगा, और उसके बाद मैं x1 x2 और लैम्डा जिसको मैंने लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर कहता हूँ, इन तीनों को पार्शियल डेरिवेटिव ले लूँगा। तो यहाँ पर मैं x1 के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ इस पूरे फंक्शन का, तो मुझे वैल्यू प्राप्त होगी x2 माइनस लेमडा इक्वल टू यहाँ पर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, x2 की वैल्यू हो जाएगी लेमडा। और इसी प्रकार से जो अगर मैं x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूं तो यहाँ पर x1 की वैल्यू आ जाएगी 2 लेमडा, और अगर मैं लेमडा के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूं तो यहाँ पर फंक्शन बन जाएगा माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस k इक्वल टू 0। और यहाँ पर यदि मैं दोस्तों x1 और x2 की जगह लेमडा को पुट कर देता हूँ, 2 लेमडा प्लस 2 इंटू में लेमडा इक्वल टू k दोस्तों, यहाँ पर मुझे लेमडा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी k/4। तो उसके बाद यदि मैं लेमडा की जगह पर वैल्यू पुट कर देता हूँ k/4 दोस्तों, तो यहाँ पर मैं x2 जो गुड है उसकी k/4 यूनिट को परचेज करूँगा और x1 की k/2 यूनिट्स को परचेज करूँगा। उदाहरण के लिए दोस्तों, यदि k मेरा जो बजट है वो बेसिकली 16 रुपये का है, तो इस केस के अंदर मैं जो x2 है वो परचेज करूँगा यहाँ पर दोस्तों 4 गुड्स, और x1 मैं यहाँ पर परचेज करूँगा दैट इज़ बेसिकली 60 डिवाइड बाई 2, 8 आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों आंसर जो x1 होंगी। तो इस प्रकार से मैं दोनों ही गुड्स की ऑप्टिमल क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर दोस्तों भी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये दो फंक्शन दिए गए हैं इनके अंदर लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने का प्रयास करना है। ये मेरा कंस्ट्रेंट है और ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है। उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है ड्यूअलिटी इन कंज्यूमर थ्योरी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, मेरे जो फंक्शन था उसको मैक्सिमाइज कर दिया और हाईएस्ट, और जब मैं यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा जो हाईएस्ट आईसी कर्व होता है उसके ऊपर मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी। और इसी को अगर मैं दोस्तों दूसरी भाषा में बोलूँ कि यदि मैं लोवेस्ट बजट लाइन को अगर मेरा आईसी टच करता हो, वहाँ पर मेरी क्या हो, कॉस्ट मिनिमाइज होगी दोस्तों, कॉस्ट मिनिमाइज होगी और यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं मिनिमाइजेशन फंक्शन क्या होगा दोस्तों, मेरा जो कंस्ट्रेंट था पहले अब वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो पहले सब्जेक्ट था वो अब वो कंस्ट्रेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर टोटली फंक्शन बदल जाएगा और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, मेरे फंक्शन को मिनिमाइज करने का प्रयास करूँगा, जहाँ पर मेरा कंस्ट्रेंट होगा मेरा यूटिलिटी फंक्शन और मेरा सब्जेक्ट होगा मेरा बजट फंक्शन। और
जिस प्रकार से मैंने वहाँ पर 3 पार्शियल डेरिवेटिव लिए थे, उसके बाद लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की थी, सेम फंक्शन दोस्तों मुझे यहाँ पर धरवाने की आवश्यकता होगी।